हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हम अपने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने लिथोस्फीयर तक कंप्लीट कर लिया था। एंड आई होप कि आप सभी ने अच्छे से उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड डोमेन की, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। So atmosphere, the thin blanket of air around the earth is known as the atmosphere. So बच्चों, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनती है कि जो एक हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या बना हुआ है, बहुत ही थिन एक लेयर ऑफ एयर है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही थिन ब्लैंकेट है एयर का, उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट एग्जिस्ट इन लेयर्स। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में एग्जिस्ट करता है एंड बहुत ज़्यादा डायनेमिक भी है नेचर में। एज यू विल स्टडी लेटर, आप बाद में क्या करेंगे, इसको स्टडी भी करेंगे कि जो एयर है वो क्या है बच्चों, वो मिक्सचर होती है ढेर सारी गैसेस का। जैसे कि आपको एयर में ऑक्सीजन देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, नाइट्रोजन देखने को मिलता है एंड आपको 1% अदर गैसेस भी देखने को मिलते हैं। सो इसी वजह से जो एयर है बच्चों, वो मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो यहाँ पे दो मेन गैसेस है दैट कंप्राइजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो बच्चों, एटमॉस्फेयर में आपको जो मेन आपको गैसेस देखने को मिलती हैं वो दो गैसेस है। फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन, सेकेंड वन है आपका ऑक्सीजन। बोथ आर यूजफुल टू लाइफ ऑन अर्थ। सो बच्चों, दोनों ही हमारे गैसेस क्या हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और हमारी लाइफ ऑन अर्थ उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर एंड डिपेंड ऑन इट फॉर द ग्रोथ ऑल्सो। अब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ये सारे ही बच्चों ब्रीथ करते हैं एयर को एंड एयर पे ही डिपेंड करते हैं फॉर द ग्रोथ एज वेल। राइट, सो द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन वेदरिंग बाय विच रिस्पॉन्सिबल सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस। सो बच्चों, जो एटमॉस्फेयर होता है वो वेदरिंग में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलती है। प्रेसिपिटेशन होता है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो लैंड में अवेलेबल आपको देखने को मिलता है। द एटमॉस्फेयर हैज टेम्परेचर एंड वेट। अब जो एटमॉस्फेयर है उसका अपना टेम्परेचर होता है, उसका अपना वेट भी होता है एंड इट इज फाउंड क्लोज टू द अर्थ सरफेस। और ये हमें अर्थ के सरफेस में बहुत ही क्लोजली देखने को मिलता है बाय इट्स ओन वेट एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और हमें अर्थ में क्या देखने को मिलता है, अर्थ का अपना एक वेट भी होता है और अर्थ की अपनी क्या होती है बच्चों, ग्रेविटी भी होती है। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। अब ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द स्पेस। ये क्या करता है, लाइफ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्पेस डेब्रिस, या फिर जो भी सर्टेन हार्मफुल क्या होते हैं, रेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं सन के, राइट, उन सभी से प्रोटेक्ट करने का काम एटमॉस्फेयर का होता है। इट मॉडरेट्स हीट एंड कोल्ड ऑन दी अर्थ। अभी क्या करते हैं, जितनी भी हीट है, जितनी भी कोल्डनेस है अर्थ पे, उन सभी को मॉडरेट करने का काम भी इनका होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग प्रेसिपिटेशन। ये क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन को कॉज करती है। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल एंड स्नोफॉल एक्सेट्रा। इट इनेबल अस टू हियर साउंड्स। सो बच्चों, एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमें साउंड सुनाई देते हैं, बिकॉज जो एयर होता है, जो हवा होती है, वो एक मीडियम की तरह एक्ट करती है। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस ऑन द अर्थ। तो बच्चों, जितनी भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है एयर की, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशंस ऑन द अर्थ बोलते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस। और जो एटमॉस्फेयर होता है वो ढेर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि वेदर को चेंज करना, जैसे कि सीजन्स को चेंज करना, ये सारी चीज़ें आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। सम ऑफ द चेंजेस आर अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब बच्चों, कुछ और चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं होते, ये ह्यूमन मेड होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस ने क्या किया है, एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाया है। उसी की वजह से आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पॉल्यूशन देखने को मिलता है। पॉल्यूशन भी ढेर सारे टाइप के होते हैं, एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। राइट, तो बच्चों ये सारे ही क्या है, ये सारे ही कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा हार्म देखने को मिला है एटमॉस्फेयर में।
सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड दी अर्थ। सो इसी वजह से ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम प्रोटेक्ट करके रखें ये जो थिन लेयर है एयर की ऑन दी अर्थ विच इज़ योर एटमोसफेयर। सो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम एटमोसफेयर को प्रोटेक्ट करें। द थर्ड वन इज योर हाइड्रोस्फीयर, राइट। सो बच्चों हाइड्रोस्फीयर में जो वर्ड है हाइड्रो, इसका मतलब होता है वाटर। सो बच्चों द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। सो जितना भी वाटर क्या है हमारे अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है उसी को ही हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। वाटर इन ओशियंस, सीज, लेक्स, ये कवर करते हैं 71% ऑफ द अर्थ सरफेस को। सो इसी वजह से होता क्या है बच्चों, इतना सारा वाटर हमारे अर्थ में प्रेजेंट है जिसकी वजह से जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है इन मेजॉरिटी, राइट। इसी वजह से जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, राइट। सो 71% इज वेरी मच। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एटमोसफेयर। अगर हम एटमोसफेयर की बात करते हैं तो एटमोसफेयर में भी आपको बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वाटर देखने को मिलता है। वाटर आपको बिलो द सरफेस भी देखने को मिलता है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। These water are also a part of hydrosphere. So ये जो वाटर आपको देखने को मिल रहा है अंडर द ग्राउंड या फिर एटमोसफेयर की लेयर, वो भी बच्चों क्या है, वो भी आपका एक पार्ट होता है हाइड्रोस्फेयर का। लाइफ ऑल्सो एग्जिस्ट इन ओशंस अप टू अ सर्टेन डेप्थ। जो लाइफ होती है बच्चों वो ओशंस में भी एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसकी डेप्थ पे वो डिपेंड करती है। विच मीन्स जहां तक सनलाइट पहुंचती है वहां तक लाइफ एग्जिस्ट करती है ओशंस में, राइट। वाटर सपोर्ट्स ऑल द लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ। जो वाटर होता है वो सारे ही फॉर्म ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। नाउ ये वाटर जो है बच्चों ये आपको मिलता है 3 स्टेट्स में। आपको सॉलिड भी मिलता है विच मीन्स एज अ आइस आपको मिलता है, आपको लिक्विड भी मिलता है विच मीन्स आपको वाटर मिलता है, एंड गैसियस फॉर्म में भी मिलता है विच मीन्स कि आपको वाटर वेपर्स भी देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल ऑन द लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। अब जितना भी फ्रेश वाटर होता है वो अवेलेबल होता है लैंड में किसके थ्रू, वाटर साइकिल के प्रोसेस के थ्रू। ओशन जो होते हैं वो भी ढेर सारे यूजफुल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये एक लिंक को प्रोवाइड करते हैं टू लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट्स। मच ऑफ द वाटर जो कि फॉल करता है एज अ रेन, एज अ स्नो एंड ऑन लैंड कम्स फ्रॉम द ओशंस। जितना भी वाटर है वो फ्लो होता है स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, जिसको स्टोर भी किया जाता है लेक्स और अंडरग्राउंड में। एंड ये अवेलेबल कैसे होता है बच्चों, प्रेसिपिटेशन से। जितने भी ओशंस होते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स, मिनरल ऑयल, गैसेस, एंड इनको यूज भी किया जाता है नेविगेशन के लिए। द लास्ट वन वी हैव इज बायोस्फीयर। सो बच्चों बायोस्फीयर हमारा इंटरैक्टिंग जोन होता है एटमोस्फेयर का एंड लिथोस्फीयर का और हाइड्रोस्फीयर का। Now these 3 spheres extended to a several thousand kilometer up in the atmosphere. अब ये जो भी हमने तीनों स्फीयर पढ़े बच्चों ये एक्सटेंड करते हैं बहुत सारे several thousand kilometers up in the atmosphere as well as deep in the इंटीरियर ऑफ द अर्थ, विच मीन्स कि आपको ऊपर की तरफ भी स्ट्रेच होते हुए दिखते हैं, एक्सटेंड होते हुए दिखते हैं। और अगर हम डीप ऑफ द अर्थ की बात करें या फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तब भी आपको देखने को मिलते हैं। However, जो डोमेन होता है लाइफ का वो एक्सटेंड होता है टू ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स अप इन द एटमॉस्फेयर एज वेल एज डीप इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब बच्चों ये जो हमारा इंटरैक्टिंग जोन है इसमें सारे लाइफ फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं और इसी को ही हम बायोस्फीयर बोलते हैं। नाउ जो बायोस्फीयर होता है उसकी अपनी ही एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है एंड फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस इसको कंसिडर किया जाता है 4th डोमेन ऑफ द अर्थ। नाउ इसके अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं, दैट इज इट इन्वॉल्व्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल एनवायरनमेंट, क्योंकि बायोस्फीयर में आपको सारे ही कंपोनेंट देखने को मिलते हैं टोटल एनवायरनमेंट के एज अ बैलेंस सिस्टम। नाउ कमिंग टू बायोडाइवर्सिटी, सो देयर इज अ वेरी ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ। आपको अर्थ में ढेर सारे अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स की एंड ये जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी। इट हैज डेवलप्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और बच्चों ये डेवलप हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। एंड इन द बिगिनिंग सम सॉर्ट ऑफ सिंगल सेल्ड क्रीचर्स जिसको हम बैक्टीरिया बोलते थे वो अर्थ पे रहा करते थे। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ तो लाइफ डेवलप हुई इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, क्योंकि पहले सिंपलर फॉर्म था लेकिन धीरे धीरे वो और ज्यादा डेवलप हुई और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हमें देखने को मिले। फिर हमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखने को मिला और
डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला, जिसको हमने एवोल्यूशन भी नाम दिया, राइट। द ह्यूमन स्पीशीज वर द लेटेस्ट एडिशंस टू द लाइफ इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और बच्चों जो ह्यूमन स्पीशीज थी वो उस टाइम पे लेटेस्ट एडिशन थी टू द लाइफ in this evolutionary process. This happened because the conditions of our environment had become suitable for its diversification. अब ऐसा क्यों हुआ, हमें humans का evolution क्यों देखने को मिला? क्योंकि जो भी conditions थी environment की वो और ज़्यादा suitable होती चली गई diversification के लिए. In diversification process जो scientists है बच्चों, they have divided life forms into interlinked levels. अब बच्चों जो scientists थे उन्होंने भी क्या किया, diversification को और ज़्यादा easy करने के लिए जितने भी life forms थे उनको डिवाइड कर दिया इंटरलिंक्ड लेवल्स में, और उन्होंने नाम भी दे दिया विच मीन जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स। लेकिन जो बेसिक यूनिट है बच्चों वो आपका स्पीशीज ही है। एंड स्पीशीज क्या होते हैं, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे हैविंग द ग्रेटेस्ट म्यूचुअल रिजेम्बलेंस who are able to perform the functions of reproduction, growth and adaptation। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो स्पीशीज होती है वो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की होती है जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा म्यूचुअल रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है एंड ये परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शंस को। कौन कौन से फंक्शंस, जैसे कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये ग्रोथ करवा सकते हैं, ये अडाप्टेशंस कर सकते हैं, उन्हीं को हमने स्पीशीज बोला। Species is the basic indicator of knowing the condition of our biological environment। So बच्चों species क्या है, हमारे बहुत ही ज़्यादा basic indicators हैं जिनके बारे में हमें क्या पता लगता है, जो भी हमारी conditions है हमारे biological environment की वो हमें इनसे पता चलता है। अब बच्चों ये जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस है उसकी वजह से हमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। एंड जो मेन है, जो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी बच्चों इसी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। Now coming to significance of studying environment in its totality. So some of the important advantages of studying the environment are as follows. जैसे कि सबसे पहले it help us to understand the diversity. So जब भी हम environment को पढ़ते हैं तो हमें diversity समझ में आती है, हमें nature समझ में आता है, हमें mechanism समझ में आता है, operation समझ में आते हैं of various forces जो कि आपको अर्थ में होते हुए दिखते हैं। Second one, we can understand the impact of men's activities on the environment. हमें क्या पता लगता है कि men जो है उसकी एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, ये भी हमें इसी से पता चलता है। The origin and the distribution of surface features of the land, जैसे कि आपके माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, इन सभी को हम स्टडी कर सकते हैं जब हमें टोटल व्यू पता हो एनवायरनमेंट का। When we study certain part of the earth, we can establish the relationship only when we have a view of totality of the environment। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ की स्टडी करते हैं तो हम रिलेशनशिप कब बना पाएंगे, हम तभी बना पाएंगे जब हमें टोटलिटी ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में व्यू पॉइंट पता हो। Since people live only on the surface of the earth, जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम सिर्फ surface of the earth में रहते हैं, सो जो स्टडी है एटमॉस्फेयर की एंड ओशंस की वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरैक्टिव एंड इंटरडिपेंडेंट नेचर देखने को मिलता है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन एयर, वाटर, लैंड आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और जो लाइफ है वो तभी पॉसिबल हो सकती है, वो तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब एयर, वाटर एंड लैंड हमें देखने को मिलते हैं और ये तीनों ही कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, इंटरैक्ट भी करते हैं। From the above, it is clear that of understanding कि जो हमारा man environment relationship है and the study of environment in its totality, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए helpful होने वाला है। Now coming to time to recall, so बच्चों हमारे जो natural surroundings होते हैं जैसे कि mountains, plains, climate, soil, इन सभी को हम physical environment बोलते हैं। जो स्फीयर होता है रॉक का उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। एंड सीमा क्या है, इट इज द ओशियनिक क्रस्ट विच इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सियाल क्या है बच्चों, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें कंपोज होता है आपका सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम यूवी रेज भी बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है और ये किससे निकलती है बच्चों, ये सन की रेज से निकलती है। Now biodiversity, it a wide range of species of plants and animals। अगर हम biodiversity की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत ही वाइड रेंज देखने को मिलती है स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की। जो एनवायरनमेंट है विच इज क्रिएटेड बाय द मैन फॉर हिज ओन यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो बच्चों ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसको क्रिएट किया है हम ही लोगों ने ताकि हम उसको यूज कर पाए, दैट इज नोन एज ह्यूमन
एनवायरनमेंट। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।